तो आज का लेक्चर है रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ठीक, रेडियो एक्टिविटी के बारे में हालांकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो पहले का भी होगा, क्योंकि हमें लगता है 11th 12th वगैरह में भी रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा। तो पहले बेसिकली एक एटम क्या होता है, एटम की क्या डिज़ाइन है। तो जो दी एटम इज कंपोज्ड ऑफ, एटम में मतलब एटम किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो एटम इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, अनचार्ज न्यूट्रॉन और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम में बेसिकली एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं जिनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता रहता है। ठीक, तो इन टोटलिटी अगर एटम अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर, मतलब अगर ये सब कंप्लीट हो तो एटम जो है वो एक न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रल एटम की तरह बिहेव करता है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स। अब एटम के अंदर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो दोनों मिलकर के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, मतलब न्यूक्लियस बनाते हैं। द न्यूक्लियस डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स एटॉमिक मास। न्यूक्लियस जो है वो डिटरमाइन करता है आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट को, मतलब एलिमेंट की पहचान बताता है कि ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये लिथियम होगा, ये बोरान होगा, ये कार्बन होगा, ये नाइट्रोजन होगा। कौन सा एटम मतलब जो जेड नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है, वो ये डिफाइन करता है कि ये कौन सा एलिमेंट होगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैव एसेंशियली द सेम मास। नॉर्मली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास सेम होते हैं, जो सेम मास वैल्यू है वो उनकी सेम होती है। बट ओनली लेकिन प्रोटॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है और जो न्यूट्रॉन है वो अनचार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का अपना एक अलग एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन के बाद जो सेकंड पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, तो एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। प्रोटॉन नंबर नेवर चेंजेस फॉर एनी गिवन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। सो ऑक्सीजन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 8, दैट मतलब ये इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8 है। एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर को किस चीज से डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द अदर पार्टिकल्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अनलाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स कैरी नो इलेक्ट्रिक चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट डू नॉट ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये फिर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट सराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स सिमिलर टू मून orbiting a planet. The sharing or exchange of electrons between atoms form chemical bonds, which is how new molecule and compounds are formed. ये बेसिक चीजें हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। कुछ बेसिक डिफिनीशंस होती हैं, जैसे कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर, इस तरह से कुछ ये अलग अलग टर्म्स हैं जो यूज होते हैं। ठीक, तो उसमें डिफाइंड होता है आइसोटोप को। आइसोटोप मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोटोप? आइसोटोप से आप क्या समझते हैं? तो जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर का मतलब जेड की वैल्यू सेम होती है, उनको हम आइसोटोप कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। जैसे अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है, समस्थानिक, आइसोबार का मतलब संभारिक। 3 हाइड्रोजन जो होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ये तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। एटॉमिक नंबर की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू सेम है तीनों में। तो ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के आइसोटोप हैं, इनको आइसोटोप कहते हैं। मतलब ये एक दूसरे के समस्थानिक हैं, आइसोटोप है। आइसोटोप का मतलब एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द सेम प्रोटॉन नंबर। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द सेम प्रोटॉन नंबर, जो जेड की वैल्यू है वो सेम होती है, दैट हैव द सेम प्रोटॉन नंबर but different number of neutrons in the nucleus are called isotope of each other.
यानी कि इसमें प्रोटॉन की वैल्यू सेम है, जेड की वैल्यू 1 1 1। और अगर हम न्यूट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो पहले वाले में न्यूट्रॉन की वैल्यू 1 - 1 0, दूसरे वाले में न्यूट्रॉन की वैल्यू 2 - 1 1 और तीसरे वाले में न्यूट्रॉन की वैल्यू 2। तो ये तीनों यानी कि 1h1 1h2 1h3 जो एग्जांपल है, ये तीनों समस्थानिक और इनकी क्या टर्मिनोलॉजी है, वही एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है इस साइड में। 1h1 1h2 और 1h3 हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, इनमें तीनों में इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें 1 प्रोटॉन है। और इसमें जैसे हमने बताया न्यूट्रॉन की वैल्यू तीनों में अलग अलग है। ठीक, तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट that have the same proton number but different number of neutrons in the nucleus are called isotope of each other। ठीक, तो आइसोटोप का मतलब समझ में आ गया ना। आइसोटोप का मतलब एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वो एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर की वैल्यू यानी कि प्रोटॉन की वैल्यू सेम है बट न्यूट्रॉन की वैल्यू अलग अलग है। अब इसके दो एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे एक तो ये हो गया जो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है 6C12 और 6C14। दूसरा एग्जांपल है 6C12 और 6C14। इसमें 6C12 और 6C14, इसमें प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है? 6। इसमें प्रोटॉन की वैल्यू है 6। नॉर्मली जो एलिमेंट को लिखने की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो एलिमेंट को इस तरह से लिखा जाता है। अगर कोई एलिमेंट है उसको X, उसको हम लिखते हैं ZXA। इस तरह से ये एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है किसी भी एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। ZXA, इसमें ZXA, इसमें Z जो है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, और A जो है वो क्या हो गया? मास नंबर। और अगर न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी है तो A में से Z को माइनस कर देते हैं, A - Z। तो ZXA ये एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है किसी भी एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। अब ये X की जगह पर जो भी एलिमेंट डिफाइन किया गया है वो होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, X का मतलब एक जनरल टर्म है, जनरल टर्मिनोलॉजी है। ZXA, तो ZXA की ये जो एक नॉर्मल तरीका है लिखने का, किसी भी एलिमेंट को लिखने का नॉर्मल तरीका है। जैसे ऑक्सीजन को लिखते हैं 8O16, तो 8O16 का मतलब हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 8, यानी कि प्रोटॉन की वैल्यू है 8 और मास नंबर है 16, और न्यूट्रॉन का नंबर होगा 16 - 8 8। ठीक, तो ये आइसोटोप के दो एग्जांपल हैं। आइसोटोप का मतलब एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन वैल्यू बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, इसी तरह आइसोटोप के बाद जो नेक्स्ट, जैसे ये हो गया आइसोटोप, इसी तरह एक दूसरी टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है उसको हम कहते हैं आइसोबार। आइसोटोप के बाद आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम मास वैल्यू। मास वैल्यू सेम होती है। मास वैल्यू का मतलब A की वैल्यू सेम होती है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम मास वैल्यू, जिसमें मास की वैल्यू सेम होती है, उनको हम एक दूसरे का आइसोबार कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें किसकी वैल्यू सेम है? एटॉमिक नंबर की, प्रोटॉन की वैल्यू सेम है, और आइसोबार में किसकी वैल्यू सेम होती है? मास की वैल्यू सेम होती है। इसका एग्जांपल होता है 19K40 20Ca40। तो इसमें जो ये दो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स की मास वैल्यू सेम है बट प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर की वैल्यू डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर की वैल्यू डिफरेंट है, तो इनको एक दूसरे का आइसोबार कहते हैं। तो आइसोबार का मतलब एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम मास वैल्यू बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। ठीक, तो पहला हो गया आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोबार का मतलब एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम मास वैल्यू बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की वैल्यू अलग अलग है। ठीक, तो आइसोटोप, आइसोबार, ये दो हो गए। इसी के बाद एक और आता है, इसको कहते हैं आइसोटोन। जैसे नाम से लग रहा है आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब हो गया
वो एटम्स एलिमेंट्स जिनमें न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम, जिनमें न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम हो। मतलब आइसोटोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन एलिमेंट्स को एक दूसरे का आइसोटोन कहते हैं। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और डिफरेंट A एंड Z आर कॉल्ड आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का एग्जांपल है 17 Cl37 और 39 K 19 K39। ये आइसोटोन का एग्जांपल है। आइसोटोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी हुई? 37 - 17 20, और इसमें 39 - 19 20। ठीक, तो दोनों में न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम है। जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन विद एग्जाम्पल, मतलब इनको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक, तो या फिर जैसे कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है कि ये दो एलिमेंट हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं। जैसे पूछ दिया कि 17 Cl37 और 19 K39 ये एक दूसरे के क्या हैं, तो आइसोटोन है। तो आइसोटोन का आइडिया पहले पता रहे कि आइसोटोन का मतलब क्या है। तो आइसोटोन का मतलब है कि जो एलिमेंट्स हों, जो एटम्स हों, एलिमेंट यानी द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वैल्यू, न्यूट्रॉन वैल्यू सेम है। तो न्यूट्रॉन वैल्यू अगर सेम है तो वो एक दूसरे के आइसोटोन हो गए। ठीक, और न्यूट्रॉन वैल्यू सेम है और A और Z ये दोनों अलग अलग है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और मास की वैल्यू अलग अलग है। ठीक, तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, और इसी के बाद एक और है आइसोमर। अब आइसोमर में क्या है कि जो एटम्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। मतलब आइसोमर का मतलब जो दो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। मतलब मिरर, जैसे मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई आदमी अपने आप को शीशे में देखे तो वो उसकी मिरर इमेज है। मतलब वो दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं ना, दोनों ही इमेज में अगर अपने आप को देखोगे तो आइडेंटिकल होगे। बट जो चेंज होता है वो दोनों में, जो दो एलिमेंट्स में जो चेंज होता है वो बस उनकी एनर्जी स्टेट में चेंज होता है। ये जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आइसोमर, आइसोमर का मतलब जैसे मैं बताया कि मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई का मतलब है, जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिकल, जैसे कि मतलब अगर कोई अपनी इमेज देखे तो जैसे आइडेंटिकल इमेज हो गई ना, मिरर हो गई। अब दोनों में चेंजेस क्या है? दोनों में जो चेंजेस हैं वो एनर्जी स्टेट का बस चेंज है। किस चीज का चेंज है? एनर्जी स्टेट का। तो जैसे कि जैसे तुम लोग आगे पढ़ोगे, एक मॉलिबेडनम टेक्नीशियम जनरेटर होता है। मॉलिबेडनम टेक्नीशियम जनरेटर जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में यूज होता है टेक्नीशियम को जनरेट करने के लिए। मतलब मॉलिबेडनम डाल देते हैं और मॉलिबेडनम से टेक्नीशियम बनता रहता है। तो जो टेक्नीशियम 99M होता है, टेक्नीशियम 99M, M यहाँ पर जो है वो M का मतलब है मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट। M का मतलब है मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट। तो ये बेसिकली एक एनर्जी स्टेट को डिफाइन करता है, एनर्जी स्टेट को डिफाइन करता है। मेटा स्टेबल, मेटा स्टेबल का मतलब अभी फिलहाल ये समझ लो कि एक अनस्टेबल एनर्जी स्टेट को डिफाइन करता है। मतलब अगर ये एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, तो इस एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में कहीं एक मेटा स्टेबल स्टेट है। ठीक, तो टेक्नीशियम 99M और नॉर्मल टेक्नीशियम 99, मतलब जो ग्राउंड स्टेट का टेक्नीशियम है, ये एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई होंगे, एक दूसरे के आइसोमर होंगे। आइसोमर होंगे क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है? एनर्जी स्टेट का। दोनों में क्या डिफरेंस है? एनर्जी स्टेट का, इस M की वजह से। तो M डिफाइन करता है एनर्जी स्टेट को, मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट। ठीक, तो एटम में जैसे हमने हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा? एटम का कंपोजिशन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और उसके अलावा ये अलग अलग डिफिनीशंस, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोमर। तो ये एक समरी है। जैसे एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 बेसिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, और इलेक्ट्रॉन कैरी ए नेगेटिव चार्ज एंड सर्किल अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी का। तो जब हम लोग रेडिएशन क्वांटिटी एंड यूनिट भी डिस्क्राइब कर रहे थे तो थोड़ा बहुत हमने उसमें जो पहली क्वांटिटी थी
रेडिएशन क्वांटिटी या यूनिट की एक्टिविटी, तो उसको भी थोड़ा हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, तो उस समय भी हमने थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। हु इन्वेंटेड रेडियो एक्टिविटी? तो हेनरी बैकुरल ने 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक, तो रेडियो एक्टिविटी इज बेसिकली, उस दिन भी हमने बताया था कि इट इज बेसिकली एक तरह का स्पॉन्टेनियस चेंज होता है, स्पॉन्टेनियस चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम। जो भी एक अनस्टेबल एटम है, अनस्टेबल एटम, वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्पॉन्टेनियसली एक अनस्टेबल एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेडियो एक्टिव डीके करता रहता है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः, वो हमेशा स्वतः जो है वो डीके करता रहता है। तो रेडियो एक्टिविटी इज बेसिकली स्पॉन्टेनियस चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। और जब वो अनस्टेबल एटम स्पॉन्टेनियसली चेंज करता रहता है तो वो एटम एक दूसरे एटम को बनाता है। यानी कि नॉर्मली ये कहते हैं कि जैसे अगर X है जो हमारा अनस्टेबल एटम है, तो विद स्पॉन्टेनियस डीके वो Y को बनाता है। यानी कि X जो एलिमेंट है वो Y एलिमेंट को बनाता है विद स्पॉन्टेनियस डीके। अब ये जो X एलिमेंट है इसको हम लोग पेरेंट कहते हैं, पेरेंट एलिमेंट, और इसको क्या कहते हैं? डॉटर एलिमेंट। तो X का ये X यानी कि जो अनस्टेबल एटम है, इसका स्पॉन्टेनियस डीके होकर के Y का बनना, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी इज बेसिकली accompanied by release of energy either particulate और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बोथ। इसका मतलब ये है कि जब भी रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना होता है, यानी कि X से Y का बनना होता है, तो इस फॉर्मेशन में X से Y के बनने के बीच में किसी भी कुछ तरह के पार्टिकल या रेडिएशन का एमिशन होता है। तो जो तीन तरह के पार्टिकल है जिनका एमिशन होता है उनको हम कहते हैं अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। अब अगर इनकी कैटेगरी को अगर हम थोड़ा सा और प्रिसाइजली कैटेगराइज करें तो हम ये कहते हैं कि अल्फा और बीटा ये पार्टिकल टाइप के एमिशन है, और गामा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन है। जो लिखा हुआ है accompanied by a release of energy either particulate और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बोथ। तो particulate का मतलब है पार्टिकल टाइप, तो अल्फा और बीटा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है गामा। और या तो फिर X से Y के बनने में ये भी हो सकता है कि अल्फा भी निकले और गामा भी निकले, बीटा भी निकले और गामा भी निकले। मतलब या तो अलग अलग निकलेगा या accompanied by both, जो सबसे लास्ट में लिखा है ना कि आइदर पर्टिकुलेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बोथ। मतलब ये है कि X से Y के बनने में अल्फा डीके बीटा डीके भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बीटा डीके भी हो और गामा डीके भी। ठीक, तो रेडियोएक्टिव डीके इज ए स्पॉन्टेनियस फिनोमिना इन विच अनस्टेबल एटम, जो अनस्टेबल एटम है वो ट्रांसफॉर्म होता है स्टेबल एलिमेंट में। अनस्टेबल एलिमेंट इज ट्रांसफॉर्म इनटू स्टेबल एलिमेंट विद एमिशन ऑफ पर्टिकुलेट रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर दोनों तरह के रेडिएशन निकल सकते हैं। ठीक, जैसे ये भी एक पूछा जाता है कभी कभी कंपटीशंस में कि रेडियो एक्टिव डीके इज बेसिकली किस तरह का फिनोमिना है, तो उसमें कई तरह के उसमें वो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो रेडियो एक्टिव जो डीके का फिनोमिना है वो न्यूक्लियर फिनोमिना है। किसका फिनोमिना है? न्यूक्लियर फिनोमिना। ये जो तीनों तरह के एमिशन होते हैं, चाहे अल्फा डीके हो, चाहे बीटा डीके हो, चाहे गामा डीके हो, ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो जो भी रेडियो एक्टिव डीके है वो एक तरह का न्यूक्लियर फिनोमिना है, नाभिक से होने वाला फिनोमिना है। ठीक, वो अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, ये तीनों तरह के डीके जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब वो अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे अल्फा डीके अपने तरीके से होता है, बीटा डीके किस तरह से होता है, गामा डीके किस तरह से होता है। लेकिन ये जो भी तरह के डीके होते हैं, दे ऑल आर एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस ऑफ द एटम। वो जो एटम का न्यूक्लियस है उसके थ्रू होते हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके इज ए न्यूक्लियर फिनोमिना। एक तो न्यूक्लियर फिनोमिना है, और दूसरा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है। स्पॉन्टेनियस फिनोमिना का मतलब ये है
एक्सटर्नली किसी भी तरह का टेम्परेचर, जैसे अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो यहाँ रखा हो, चाहे कहीं बाहर रखा हो, चाहे किसी भी जगह रखा हो, और आप कोई भी तरह का एक्सटर्नल एजेंट यूज कर रहा हूँ, किसी तरह का टेम्परेचर लगा रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ, कोई फील्ड लगा रहा हूँ, उससे उसके स्पॉन्टेनियस एमिशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो स्वतः अपना उत्सर्जन करता रहता है। सो अनस्टेबल न्यूक्लियाई विच डू नॉट फॉल ऑन द लाइन ऑफ स्टेबिलिटी टेंड टू बी अनस्टेबल और रेडियोएक्टिव, दे आर कॉल्ड रेडियोन्यूक्लियाइड्स। हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को थोड़ा सा एक चीज बताई थी कि एक ग्राफ बताया था कि न्यूट्रॉन की एलिमेंट्स जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स में न्यूट्रॉन और जेड यानी कि प्रोटॉन वैल्यू और न्यूट्रॉन वैल्यू, इन दोनों के वैल्यूज के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। इस स्ट्रेट लाइन को हम लाइन ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं, लाइन ऑफ स्टेबिलिटी। और लाइन ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो है वो 1 के बराबर होता है। n/z अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 के बराबर है तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि इस लाइन पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू हमेशा बराबर होगी। तो इस लाइन को लाइन ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। अब इस लाइन ऑफ स्टेबिलिटी से ऊपर या नीचे, यानी कि इस लाइन ऑफ स्टेबिलिटी से इधर या इधर, चाहे न्यूट्रॉन की वैल्यू ज्यादा हो चाहे प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा हो। नॉर्मली क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके हायर एटॉमिक नंबर होते हैं, यानी कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जो हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट होते हैं उनमें न्यूट्रॉन की वैल्यू सरप्लस होती है, मतलब न्यूट्रॉन की वैल्यू ज्यादा होती है। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट, जैसे यूरेनियम, रेडियम, जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, वो उनमें जो है वो इस लाइन ऑफ स्टेबिलिटी से दूर रहते हैं। मतलब इस लाइन ऑफ स्टेबिलिटी से n वैल्यू की वजह से वो इस लाइन ऑफ स्टेबिलिटी से दूर चले जाते हैं, यानी कि उनमें n/z का रेशियो जो है वो 1 नहीं रहता, वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि n/z का रेशियो 1 का मतलब यह है कि वो इस स्ट्रेट लाइन पे रहेंगे, और n/z का वैल्यू, रेशियो का वैल्यू 1 नहीं रहता है, यानी कि वो इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर या नीचे मतलब डेविएट हो जाते हैं। तो डेविएट होने का मतलब यह है कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए। तो वो अनस्टेबल एलिमेंट अपने आप को टेंड करते हैं कि वो इस स्टेबल लाइन की तरफ आए, इस स्टेबल लाइन की तरफ आए। तो इस स्टेबल लाइन की तरफ आने के लिए ही वो अलग अलग तरह का डीके करते हैं। तो इस अनस्टेबल एलिमेंट का स्टेबल की तरफ आना, उसी को कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके। मतलब एक तरह का डीके है जिससे अनस्टेबल एलिमेंट स्टेबल लाइन की तरफ, यानी कि इस स्टेबल लाइन की तरफ आने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बताया, ये नेचुरली ऑकरिंग रेडियो न्यूक्लियाइड है, जिसमें यूरेनियम है 235 और यूरेनियम 238। ये बेसिकली यूरेनियम ही है, जिनके अलग अलग मास नंबर है, एक का 235 और एक का 238। और बाकी ये जो जैसे कोबाल्ट 60 है, सीजियम 137 है, 90 स्ट्रोंशियम है, फास्फोरस 32 है। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो न्यूक्लियाइड्स को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक को क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और दूसरे को आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का मतलब ये है कि जो यूनिवर्स में नेचुरली अवेलेबल है, जैसे रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, जैसे जो नेचुरली अवेलेबल है। और दूसरा आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि जो हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं। तो आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लियर जनरेशन का सबसे बेहतर एग्जांपल है कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 जो है वो आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लियाइड है। मतलब ये हम लोग जैसे हमने बताया भी था आई थिंक लास्ट लेक्चर में। तो बेसिकली 27 कोबाल्ट 59 वो क्या है, वो स्टेबल एलिमेंट है, उस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं। न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से वो, जैसे हमने उस दिन थोड़ा सा ये बताया था कि न्यूट्रॉन जो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, वो 27 कोबाल्ट 59 के न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है और उनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन वैल्यू को डिस्टर्ब कर देता है। और डिस्टर्बेंस की वजह से 27 कोबाल्ट 59 27 कोबाल्ट 60 में बनता है। 27 कोबाल्ट 59 से 27 कोबाल्ट 60 बनता है। तो 27 कोबाल्ट 59 पे जब न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है, जैसे इसने बताया कि 27 कोबाल्ट 59 पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है, तो 27 कोबाल्ट 60 बनता है। अब ये 27 कोबाल्ट 60 हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है।
तो अब ये 27 कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो जैसे मैंने बताया रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यानी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन करेगा, तो किस में टूटेगा? स्टेबल एलिमेंट में। तो 27 कोबाल्ट 60 फिर टूटता है 28 निकल 60 में विद एमिशन ऑफ, जैसे उसने बताया ना, एक बीटा और 2 गामा। ठीक, तो 27 कोबाल्ट 60, 27 कोबाल्ट 59 पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से 27 कोबाल्ट 60 बना। ये 27 कोबाल्ट 60 जो है वो हमारा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। किस तरह का एलिमेंट है? आर्टिफिशियल, क्योंकि हम इसको किस में बनाते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक, तो अब बेसिकली ये जो स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ एन अनस्टेबल एलिमेंट टू ए स्टेबल एलिमेंट, उसमें अलग अलग तरह का जो डीके यानी कि अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। तो अल्फा एमिशन का मतलब है, अल्फा इज बेसिकली इट, जो एमिशन है, एमिशन ऑफ ए हाईली एनर्जेटिक हीलियम न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ ए रेडियोएक्टिव एटम रिजल्ट्स इन डीके प्रोडक्ट हुज एटॉमिक नंबर इज 2 लेस देन द पेरेंट एंड हुज एटॉमिक मास इज 4 लेस देन द पेरेंट। तो पहला इसमें रेडियोएक्टिव डीके में अल्फा डीके। तो अल्फा डीके इज बेसिकली अगर x से y का ट्रांसफॉर्मेशन है तो ZX A, यानी कि ये नॉर्मल है जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A। तो x से y का बनना, y में Z-2 y A-4 प्लस अल्फा। तो अगर अल्फा डीके होता है तो जो नया एलिमेंट बनता है फ्रॉम ए पेरेंट एलिमेंट से जो डॉटर एलिमेंट बनता है, उस डॉटर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है और मास नंबर में 4 की कमी होती है। तो अल्फा डीके, और अल्फा डीके का जो सबसे बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है 88 रेडियम 226, 86 रेडॉन 224 प्लस 2He4। अल्फा का मतलब 2He4। तो ये इसका एग्जांपल है। तो अल्फा डीके का मतलब हो गया कि अल्फा डीके होने के बाद जो भी डॉटर एलिमेंट बनता है, जो नया एलिमेंट बनता है, उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास नंबर में 4 की कमी। ठीक, और इसका एग्जांपल है रेडियम से रेडॉन का बनना। रेडियम 88 रेडियम 226 और 86 Rn रेडॉन 224 प्लस 2He4। जैसे ये दोनों तरफ के इक्वेशंस बैलेंस्ड हैं, यहाँ 88 है तो 86 प्लस 2 88, ये 22 होगा। तो 222 प्लस 4 इज 226। ठीक, दोनों तरफ के इक्वेशन बैलेंस हैं। सो अगर अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा यानी कि अल्फा पार्टिकल डीके होगा, सो देयर विल बी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एटॉमिक नंबर में 2 रिड्यूस होगा और मास नंबर में 4 रिड्यूस होगा। ठीक, जैसे ये पेरेंट है ZXA और जो डॉटर बना हुआ है Y, उसमें Z-2A-4। ठीक, और ये अल्फा डीके का एग्जांपल है 88 रेडियम 226 और 86 रेडॉन 222 प्लस 2He4। ये इसका एग्जांपल है। ठीक, अब इसके बाद जो दूसरे तरह का डीके है यानी कि बीटा डीके। तो बीटा डीके बेसिकली, बीटा डीके जो भी एलिमेंट्स हैं, न्यूक्लियाई हैं, जैसे हमने बताया कि न्यूक्लियर फिनोमिना है, तो न्यूक्लियस जो बीटा डीके, नाम तो बीटा डीके है, तो बीटा बेसिकली एक तरह का जनरल वो लगता है कि बीटा पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो बीटा पार्टिकल में जो बीटा का डीके है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसका? तो जब बीटा डीके को 2 तरह से देखते हैं, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। तो जो बीटा माइनस डीके होता है वो बेसिकली न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन है। अगर मतलब एलिमेंट यानी कि अगर न्यूक्लियाई से बीटा माइनस डीके यानी कि बीटा डीके हो रहा है, रेडियोएक्टिव डीके में बीटा डीके का फिनोमिना हो रहा है, तो बीटा डीके का फिनोमिना होने का मतलब ये है कि अगर उस बीटा डीके में बीटा माइनस डीके का फिनोमिना हो रहा है, तो बीटा माइनस डीके होने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे अगर न्यूक्लियस के अंदर सपोज जैसे हम अपना कोबाल्ट 60 का ही एग्जांपल लेते हैं, तो हमने बताया कि 27 कोबाल्ट 59 से 27 कोबाल्ट 60 बना। 27 कोबाल्ट 60 जो है वो रेडियोएक्टिव मटेरियल है,
तो वो डीके करता है। तो 27 कोबाल्ट 60 जो है वो बीटा डीके करता है और बीटा डीके करने के बाद वो 28 निकिल 60 में टूट जाता है। 27 कोबाल्ट 60 में न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 33। 27 कोबाल्ट 60 में न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 33 है ना। 60 माइनस 27 33। अब ये 27 कोबाल्ट 60 विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा डीके किसमें टूटता है? 28 निकिल 60 में। तो 27 कोबाल्ट 60 में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू है 27, न्यूट्रॉन की वैल्यू है 33। अब 27 कोबाल्ट 60 से बना बीटा डीके के बाद 28 निकिल 60। 28 निकिल 60 में प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है? 28। तो नीचे लिखो 28 निकिल 60 और उसमें प्रोटॉन की वैल्यू है 28 और न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 32। यानी कि 27 कोबाल्ट 60 से 28 निकिल 60 बनने में जो बीटा डीके का ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें नया एलिमेंट जो बना निकिल 60 उसमें एटॉमिक नंबर की वैल्यू एक ज्यादा हो गई, प्रोटॉन की वैल्यू एक ज्यादा हो गई। यानी कि जब बीटा माइनस डीके हुआ तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। 27 कोबाल्ट 60 में प्रोटॉन की वैल्यू थी 27, न्यूट्रॉन की वैल्यू थी 33 और 28 निकिल 60 में प्रोटॉन की वैल्यू हो गई 28 और न्यूट्रॉन की वैल्यू हो गई 32। तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो बीटा माइनस डीके का मतलब यह है कि जब भी बीटा माइनस डीके होता है तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ये बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके समझ में आ गया? न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन। और ये न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का कन्वर्जन कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए सारे फिनोमिना को न्यूक्लियर फिनोमिना कहते हैं। इसीलिए रेडियो एक्टिव डीके को न्यूक्लियर फिनोमिना कहते हैं, क्योंकि सारा कुछ न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है इसलिए इसको न्यूक्लियर फिनोमिना कहते हैं। तो एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन ये हो गया बीटा माइनस डीके। और इसी के ठीक उल्टा अगर हम बीटा प्लस डीके की बात करें तो बीटा प्लस डीके का मतलब यह है कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन। यानी कि अब क्या होगा, जो पेरेंट एलिमेंट से डॉटर एलिमेंट बनेगा उस डॉटर एलिमेंट में प्रोटॉन का वैल्यू एक कम हो जाएगा, न्यूट्रॉन का वैल्यू एक ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन वो क्या हो गया? बीटा प्लस डीके। तो बीटा माइनस डीके का मतलब न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन और बीटा प्लस डीके का मतलब कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन। बीटा माइनस और बीटा प्लस में क्या फर्क है? बीटा माइनस और बीटा प्लस में यह फर्क है कि बीटा माइनस निगेटिव है और बीटा प्लस पॉजिटिव है। तो बीटा माइनस बीटा प्लस का एंटी पार्टिकल है। तो बीटा माइनस और बीटा प्लस, बीटा माइनस का मतलब कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन और बीटा प्लस कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। ये जो बीटा डीके का एग्जांपल है, बीटा डीके ऑफ 32p फास्फोरस 32 का एग्जांपल है। फास्फोरस से सल्फर बना हुआ है। ये बीटा माइनस का एग्जांपल है। बीटा माइनस डीके है, बीटा माइनस डीके है यानी कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज हो रहा है। बीटा माइनस डीके है यानी कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन हो रहा है। यानी कि 15 वहां होगा और 16 यहां होगा। तो 15p32 16s32 में चेंज हो गया। ये दूसरा वाला है बीटा प्लस, ये यानी कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन। ये है दूसरा वाला बीटा प्लस, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन। अब इसका एग्जांपल न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन का एग्जांपल, एक एग्जांपल हो गया कोबाल्ट 60 से निकिल 60 का बनना और दूसरा एग्जांपल हो गया ये 15p32 का 16s32 में बदलना। तो ये भी एक उसी का एग्जांपल है। किसका? बीटा माइनस डीके का। ठीक। और बीटा प्लस डीके का ये एग्जांपल है बीटा प्लस डीके का, 11Na22 से 10Ne22 का बनना। ठीक। तो दिस इज ये 11Na22 है सोडियम और वो क्या है? नियॉन है। तो 10Ne22 और ये डीके कौन सा हो रहा है? बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके यानी कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन हो रहा है। बीटा माइनस का मतलब कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन और बीटा प्लस का मतलब कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। और ये इनके एग्जांपल। ये बेसिकली इस तरह के चार्ट को हम लोग डीके स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तरह से जो
इस तरह से जो जैसे एक ये तरीका है लिखने का, तो ये एक इक्वेशन टाइप का तरीका है, और जब इसी चीज को हम डीके स्कीम के फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, मतलब एनर्जी स्टेट के टर्म में, एनर्जी स्टेट के टर्म में। अच्छा, कभी गौर किया है कि जैसे ये एक लिखने का तरीका है, ये देखा, एक ये लिखने का तरीका, ये दोनों तरीके सेम है। ये इस डीके स्कीम है, इसको लिखने का तरीका होता है डीके स्कीम कहते हैं। तो डीके स्कीम में ये जो लिखने का तरीका होता है, इसमें फास्फोरस 32 ऊपर है और सल्फर 32 नीचे है, और फास्फोरस 32 लेफ्ट साइड में है और सल्फर 32 राइट साइड में है। तो ये जो लिखने का तरीका होता है, ये डिफाइन करता है कि आप किस तरफ देख रहे हो। तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है, मतलब लेफ्ट टू राइट। जैसे यहाँ पर 15p32 है और नया क्या बन रहा है, 16s32, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। और इसके उल्टे साइड में जब हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि मतलब ऐसे न होकर के ऐसे, इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर घट रहा है। तो जैसे मान लो बीटा माइनस बीटा प्लस डीके का मतलब ये होगा कि बीटा माइनस डीके है, यानी कि आपको ऐसे लिखना है, समझ रहे हो, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी कि आप कॉपी में जब लिखोगे तो कॉपी में ये ऐसे लिखोगे, लेफ्ट टू राइट, और जब आप बीटा प्लस लिखोगे तो राइट टू लेफ्ट। तो ये तरीका होता है लिखने का। जैसे हम अब कोई पूछे कि भाई ये ऐसे, इधर इसमें ऐसे लिखा है, उसमें ऐसे लिखा है, तो ये जेड वैल्यू पे डिपेंड करता है। जेड वैल्यू उसमें बढ़ रही है, इसमें घट रही है, ठीक। तो अल्फा डीके हो गया और बीटा डीके में बीटा माइनस और बीटा प्लस।